सबसे पहली चीज, पूरा सिलेबस आपको दिया हुआ है, ठीक है। मैं फैक्चुअल चीजों पे आता हूं सीधे। यदि मैं शिक्षक भर्ती की बात करूं तो शिक्षक भर्ती में अपन देखते हैं वर्ग 2 और वर्ग 3। इसकी क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। वर्ग 2 और वर्ग 3 शिक्षक भर्ती की तैयारी हम करेंगे यहां। और वर्ग 2 को शिक्षक भर्ती के नाम से जाना जाता है, वर्ग 3 को सहायक शिक्षक भर्ती के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यदि मैं सिलेबस की बात करूं, आप लोगों को प्रिंटेड मिला हुआ है सिलेबस, उसमें सारा सिलेबस डिफाइंड है कि हमारे एग्जाम की प्रकृति संरचना क्या होती है, ठीक है। यदि आप लोगों को नहीं मिला है तो ले लेना, मिला है ना आप चारों को, ठीक। तो इसमें सबसे पहला विषय होता है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, आज शुरू कर रहे हैं हम लोग, गणित। यदि मैं गणित को दोनों वर्ग 2 और वर्ग 3 के नजरिए से देखूं तो थोड़ा सिलेबस अलग है और थोड़ा सिलेबस एक जैसा है। थोड़ा सिलेबस कहने का मतलब है जो इसका इकाई 1 है, जो गणित शिक्षा शास्त्र है, गणित शिक्षा शास्त्र, वो दोनों वर्गों में एक जैसा है, समान है, ठीक है। तो गणित शिक्षा शास्त्र के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इकाई 1 पढ़ते हैं जो दोनों के लिए कॉमन है, दोनों वर्गों के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, जिसमें आता है इकाई 1 ही लिखा हुआ है, गणित की प्रकृति। गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथ्स, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार पूछता है। और दूसरी चीज, इसका महत्व क्यों है, आने वाले समय में आप टीचर बनोगे, चाहे वो वर्ग 2 के लिए बनो, चाहे वर्ग 3 के लिए बनो। वर्ग 3 का जो शिक्षक होता है वो क्लास 1 से क्लास 5 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, और जो वर्ग 2 का शिक्षक होता है वो 5 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाता है। तो मैं आप लोगों को गणित की वास्तविकता यहीं से पता चलेगी, जब आप गणित की प्रकृति को जानोगे तब आप बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को गणित पढ़ा सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं गणित शब्द की बात करूंगा तो ये जो गणित शब्द है संस्कृत भाषा के गण धातु से लिया गया है। किस धातु से लिया गया है, संस्कृत भाषा के गण धातु से, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ क्या है, गिनना, गिनना। कभी भी आप किसी भी क्लास के बच्चों को गणित पढ़ाओ तो मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि हमारे वर्तमान दौर में, यदि मैं बात करूं, मैं बहुत सारी क्लासेस लेता हूं मैथ्स की, तो मैं देखता हूं कि बच्चों का जनरल कैलकुलेशन वीक होता है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने जब क्लास 1 से क्लास 8 तक की पढ़ाई की तो गणित उनको अच्छे से पढ़ाया नहीं गया। यदि वहां उनको गणित बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता तो निश्चित तौर पे वो 12वीं पास आउट करने के बाद उनकी गणना कमजोर नहीं होती, ठीक है। तो इस वास्तविकता को आपको समझ के पढ़ना है, इस विषय को, या गणित की प्रकृति जो चैप्टर है, ये बहुत काम आने वाली है आने वाले समय में जब आप अध्यापन का कार्य करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले गणित शब्द संस्कृत भाषा के गण धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, गिनना होता है। यदि मैं गणित का इंग्लिश देखता हूं तो मैथमेटिक्स है, और ये इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। गणित को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स शब्द ग्रीक शब्द मैथमा से बना हुआ है। मैथमा, और इस मैथमा शब्द का मतलब होता है नॉलेज, नॉलेज, लर्निंग,
ज्ञान और सीखना। यदि मैं सामान्य भाषा में गणित का परिचय दे रहा हूं बच्चों को, छोटे बच्चों को परिचय दे रहा हूं, तो उनको सबसे पहले गणित का शाब्दिक अर्थ समझाना बहुत जरूरी है। और जो हमारे सिलेबस में, भर्ती के सिलेबस के गणित पोर्शन का पहला यूनिट है, वो यहीं से शुरू होता है, गणित की प्रकृति क्या है, क्यों जरूरी है गणित, इसी चीज से हम देखेंगे। और हम लोगों ने देखा कि गणित शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है और मैथमेटिक्स का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये विशेष तौर पे आप लोगों को पता होना चाहिए। कभी भी कोई भी पूछ सकता है गणित का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो गणित का शाब्दिक अर्थ यदि मैं देखूं तो एक शाब्दिक अर्थ होता है गिनना, दूसरा शाब्दिक अर्थ मेरे को प्राप्त हो रहा है ज्ञान और सीखना। ठीक है, तो यहां से आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ अपन नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, गणित की प्रकृति। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, मैं बहुत सारे पीवाईक्यूज देख रहा था, तो गणित की प्रकृति से बहुत सारे प्रश्न सीजी टेट एग्जाम में पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आए हुए हैं। साथ ही साथ जो पुरानी शिक्षक भर्ती एग्जाम हुए हैं वर्ग 2 वर्ग 3, वहां भी यहां से बहुत। ठीक है, तो आप लोग यहां जो वर्ड्स मैं अभी बता रहा हूं आप लोगों को, उन वर्ड्स को बहुत अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बैठा। यदि मैं गणित की प्रकृति की बात करूं, गणित विषय की प्रकृति की बात करूं, तो इसकी प्रकृति अपन कैसे बताएंगे। तो कोई भी विषय होता है, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, सारे विषयों के कोई ना कोई उद्देश्य होते हैं और उद्देश्य के साथ साथ उनकी कुछ ना कुछ संरचना होती है। और किसी भी विषय के उद्देश्य और संरचना ही डिसाइड करती है कि उस विषय की प्रकृति कैसी होगी। तो यदि मैं गणित की प्रकृति, पहली प्रकृति की बात करूं और सबसे महत्वपूर्ण प्रकृति की बात करूं, तो गणित एक तार्किक विषय है। क्या है? तार्किक विषय, लॉजिकल सब्जेक्ट है। क्या है? लॉजिकल सब्जेक्ट। तो सबसे पहले गणित की प्रकृति के बारे में आपको याद रखना है कि गणित की प्रकृति, जब भी ये वर्ड आए एग्जाम्स में विभिन्न तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, निम्नलिखित में से गणित की प्रकृति कैसी है। ऑप्शन दिया होगा पहला तार्किक, तो हाँ तार्किक है। गणित की प्रकृति क्या है? तार्किक है। क्योंकि आप लोग जानते हो जनरल वे पे भी बिना तर्क के गणित नहीं बन सकता। ठीक है, लॉजिकल है। दूसरी प्रकृति देखेंगे तो गणित अमूर्त है। अमूर्त, मूर्त मतलब जैसे मैं इंसान की बात करूं, मनुष्य की बात करूं, तो आपका कोई ना कोई मूर्त रूप है, तो मनुष्य किस में आ जाएगा? मूर्त रूप में। लेकिन जो गणित है वो क्या है? अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट। देखो मैं बाइलैंग्वेज लेके चीजों को इसलिए चलूंगा कि वर्तमान दौर में यदि आप वर्ग 2 और वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती देते हो एग्जाम, तो उसमें माध्यम का जिक्र नहीं किया गया है। आप वर्ग 2 में एज अ टीचर ज्वाइन करते हो या वर्ग 3 में एज अ टीचर ज्वाइन करते हो, तो आपको हिंदी मीडियम स्कूल भी मिल सकता है और इंग्लिश मीडियम स्कूल भी मिल सकता है। तो आपको टर्म्स का दिक्कत ना हो, इस वजह से मैं दोनों लैंग्वेज में चीजों को लेके चलूंगा। और मेरा मानना यह है कि एज अ टीचर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों टर्म्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो गणित की प्रकृति देख रहे हैं अपन, और गणित की प्रकृति में 2 वर्ड्स का यूज किया है मैंने। पहले गणित की प्रकृति क्या है? तार्किक है, लॉजिकल है। दूसरा अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, मूर्त का मतलब होता है जिसका कोई रूप हो, कोई आकार हो, और अमूर्त का मतलब होता है जिसका कोई आकार नहीं। ठीक, मैं इसकी तीसरी प्रॉपर्टी की बात करूंगा तो ये सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल। गणित की तीसरी प्रमुख प्रॉपर्टी है कि यह सार्वभौमिक है। आपने देखा होगा यदि मैं दर्शन शास्त्र की बात करूं तो दर्शन शास्त्र को 2 भाषाओं में देखा जाता है, एक भारतीय दर्शन, एक पाश्चात्य दर्शन। लेकिन गणित के साथ ऐसा नहीं है। गणित जो भारत में गणित है वही गणित पश्चिमी देशों में भी है।
तो इसकी सार्वभौमिकता है, सभी जगह गणित एक जैसा होता है। ठीक है, तो इसकी तीसरी प्रकृति हो जाएगी कि गणित क्या है, सार्वभौमिक है। समझ में आ रहा है? तीनों शब्दों में कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हो भाई। मैं गणित की प्रकृति पे बात कर रहा हूं। यदि मैं लिटरली पूरे इंडिया में जितने भी नोट्स होंगे, जितने लोग भी गणित की प्रकृति के बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, अगर मैं सारी प्रकृति की बात करूं तो हम लोगों को 100+ प्रकृति के बारे में जानने को मिलेगा गणित की। और वो 100+ वर्ड्स का यूज किया जा सकता है। या आप लोगों ने अपने बीएड करते समय या सीजी टेट की तैयारी करते समय जो भी बुक्स प्रिफर किया होगा, उसमें बहुत सारी गणित की प्रकृति दी होगी। तो शर्त ये रहती है कि हम जब कोई बुक उठाते हैं उसमें बहुत कुछ लिखा होता है, बहुत कुछ लिखा होता है कि नहीं, लेकिन वो सारी चीजों को क्या हम अपने दिमाग में याद रख सकते हैं? नहीं रख सकते, पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हम क्लास में आके सीख सकते हैं, जान सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, वरना नोट्स या बुक्स तो हर जगह अवेलेबल है, आप घर में भी बैठ के पढ़ सकते हो और सक्सेस पा सकते हो। तो यहां क्लास आने से फायदा क्या है या क्लास ज्वाइन करने से फायदा क्या है? वो फायदा ये है कि हम आपको गारंटी देते हैं कि हम 6 महीने के अंदर आपका कोर्स कंप्लीट करेंगे और 6 महीने के बाद भी हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। मेरा पिछले 4 दिन से प्लानिंग बना हुआ है इसके लिए, बहुत सारे डिस्कशन हुए हैं टीचरों के साथ मेरे। तो ये बैच जो आज से प्रारंभ कर रहे हैं हम लोग, इसमें संख्या मैटर नहीं करता। पहली बात तो ये ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन रिकॉर्डेड मोड में भी मिलेगा हमारे एप्लीकेशन पे। दूसरी बात, हम इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि सारी चीजें आपको क्लास में याद हो जाए। जैसे कि मैं गणित की प्रकृति की बात कर रहा हूं, तो यदि आप आंख बंद करो तो आपको दिखे कि गणित की प्रकृति क्या है। पहला वर्ड यूज किया मैंने, गणित क्या है, तार्किक है। दूसरा वर्ड यूज किया, गणित क्या है, अमूर्त है। तीसरा वर्ड यूज किया मैंने, सार्वभौमिक है, मतलब यूनिवर्सल है। ये तीनों बातें याद रहेंगी। चौथा वर्ड, बहुत सारी प्रकृति है ना, अनेक प्रकृति है। अगला है चौथा, संख्याओं। संख्याओं, स्थानों, मापतौल, का ज्ञान कराती। अभी आपके सामने मैथ्स की प्रकृति के रूप में मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट्स लिखे हैं और चारों पॉइंट्स अपने आप में बेहद जरूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आज यहाँ क्लास से जब आप बाहर जाओ तो क्लास के बाद आपके दिमाग में गणित शब्द क्या है, गणित शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, संस्कृत में गण धातु से बना है गणित शब्द, मैथमेटिक्स ग्रीक शब्द मैथमा से बना हुआ है। मैथमा का अर्थ क्या होता है, नॉलेज और लर्निंग, बता चुका हूं इससे पहले स्लाइड में। दूसरी बात, जब गणित की प्रकृति की बात करूंगा तो ये सारी चीजें, पहला वर्ड है तार्किक, दूसरा वर्ड है अमूर्त है, गणित क्या है, अमूर्त है। तीसरा शब्द क्या है, गणित सार्वभौमिक है। और चौथा, यदि मैं प्रकृति की बात करूं गणित में, तो संख्याओं का, स्थानों का, मापतौल का ज्ञान कराती है, ज्ञान कराने का लक्ष्य रखती है। संख्या मतलब नंबर, आप जानते हो कि गणित में हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। स्थानों मतलब स्पेस के बारे में पढ़ते हैं। मापतौल मतलब मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। देखो, 2 तरह के टीचर्स बनते हैं। एक, आप पढ़ के गवर्नमेंट जॉब में चले जाओ और टीचर बन जाओ। दूसरा, जब आप टीचर बनने की तैयारी कर रहे हो तो आप अपने व्यक्तित्व में अध्यापन की कला लेके आओ। और अध्यापन की कला ये बोलती है कि जब हम क्लास में पढ़ाएं और क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं सब उन चीजों को समझ जाएं। मैथ्स में यदि मैं बच्चों को गुणा करना सिखा रहा हूं तो हर एक बच्चा गुणा करना सीख जाए। मैंने डेसिमल नंबर, दशमलव पद्धति यदि बच्चों को सिखाया तो हर बच्चे को डेसिमल नंबर क्लियर हो जाना चाहिए। तो टीचर 2 तरह के बनते हैं, हमेशा याद रखना। मैंने दोनों तरह के टीचर्स देखे हैं। एक ऐसे टीचर जिनकी क्लास बच्चे अटेंड करने के लिए सब कुछ त्याग के क्लास आते हैं, ये टीचर समझ में आता है।
और एक ऐसा टीचर होता है जिसकी क्लास में बच्चे जबरदस्ती बैठते हैं, समझ में कुछ नहीं आता। तो मैं यहां आप लोगों को इसलिए भी मोटिवेट करूंगा कि आप लोग शिक्षक बनो, वर्ग 2 बनो, वर्ग 3 बनो, सहायक शिक्षक बनो, शिक्षक बनो। लेकिन शिक्षक बनने के साथ साथ अपने दिमाग में इस चेष्टा, इस भावना का भी विकास करो कि मेरे को अपने स्कूल का बेस्ट टीचर बनना है, जिससे बच्चे बहुत ईमानदारी पूर्वक आपको देखें। तो ये दो चीजें मैं लेके चलूंगा अंतिम दौर तक। यदि मैं मैथ्स के और भी प्रकृति की बात करूं तो मैथ्स की अगली प्रकृति जो 5वीं प्रकृति है, अनलिमिटेड प्रकृति की, वो नहीं है ना, अनलिमिटेड है। 100+ तो मैंने देख के आया हुआ है, 100 से ज्यादा प्रकृति मैं बता सकता हूं आप लोगों को, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट जो है, बहुत ज्यादा प्रमुख है, उनको बता रहा हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम में आएगा। मैथ्स होता है व्यवहारिक। व्यवहारिक का इंग्लिश वर्ड क्या हो जाएगा, क्या होगा? बिहेवियर ही होगा, प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल। ठीक है, भले हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं लेकिन गणित में गणित शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं, और गणित शिक्षा शास्त्र गणित की प्रकृति, गणित का नेचर पढ़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव क्लास है गणित की। आप यहां समझोगे कि गणित क्यों जरूरी है। यदि मैं विस्तार से गणित की बात करूं, मैथ्स की बात करूं, तो व्यवहारिक तौर पे मैंने इस चीज को जाना है कि जिस बच्चे को गणित आता है वो तार्किक होता है, उसकी सोच वैज्ञानिक होती है 100%। अगर मैं इसका जीता जागता उदाहरण दूं, मैं यदि इसका जीता जागता उदाहरण दूं, तो यूपीएससी एग्जाम्स के बारे में सब जानते हो, सुने हो कि नहीं? जानते हो ना यूपीएससी क्या होता है? कलेक्टर बनते हैं इसी एग्जाम को दिला के, प्री, मेंस और इंटरव्यू, ठीक। और सबसे बड़ा प्रशासनिक पद होता है कलेक्टर का, होता है कि नहीं होता है? आप 1947 आजादी के बाद से वर्तमान ईयर चल रहा है 2025, यहां तक का रिजल्ट उठा के देखो, फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं, यहां तक का रिजल्ट उठा के देखो, आपको 99% बच्चे ऐसे मिलेंगे जो तार्किक हों, या इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूं 99% इससे ज्यादा और इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि गणित क्यों जरूरी है। और इस नेचर को आपको समझना पड़ेगा कि जब आप शिक्षक बन के जाओ तो सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं बोल रहा कि कोई सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गणित का एक विशेष महत्व है जो बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस चीज को समझना है हम लोगों को यहीं से। और क्वेश्चंस भी आते हैं गणित, निम्नलिखित में से गणित की प्रकृति है, पहला ऑप्शन रहेगा तार्किक, दूसरा ऑप्शन रहेगा व्यवहारिक, तीसरा ऑप्शन रहेगा सार्वभौमिक, चौथा ऑप्शन रहेगा इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका उत्तर भी होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को गणित यहां पढ़ाऊंगा तो मेरा सिर्फ और सिर्फ ये मकसद नहीं है कि मैं आपको वर्ग 2 और वर्ग 3 का शिक्षक बना दूं। मेरा मकसद एकदम साफ, नीट एंड क्लीन है कि आपको वर्ग 2 और वर्ग 3 का शिक्षक तो बनाना ही है, साथ ही साथ आप अपने अपने स्कूल में बेस्ट टीचर हो, यह भी मकसद रहेगा। ठीक है, अगली प्रकृति पे आते हैं। अगली प्रकृति है इसकी रचनात्मक। छठवीं प्रकृति जो याद रखोगे, रचनात्मक, क्रिएटिव। मैं सिर्फ उन्हीं कीवर्ड्स को उठा के लेके आ रहा हूं जो बता रहा हूं आपको। मकसद दो ही है हमारा, आपको जितने लोग भी हमारे पास पढ़ेंगे उन सब के सब का सिलेक्शन हो जाए, पहला मकसद। दूसरा मकसद, सिलेक्शन होने के साथ साथ आप क्लासेस में ये भी सीख जाओ कि आप जब अपने स्कूल में जाओगे तो कैसे बेस्ट टीचर हो। ठीक है, तो छठवीं प्रकृति
क्या हो जाएगी इसकी, रचनात्मक हो जाएगी। विश्वसनीय सब्जेक्ट है, सातवीं प्रकृति क्या हो जाएगा, विश्वसनीय। विश्वसनीय का इंग्लिश क्या होगा, रिलायबल, रिलायबल। देखो विश्वसनीय क्यों बोला गया है या गणित की प्रकृति को विश्वसनीय क्यों कहा गया है, जब भी गणित में हम कोई क्वेश्चन हल करते हैं तो उसकी पुष्टि भी कर सकते हैं, ठीक है, उसकी विशिष्ट व्याख्या कर सकते हैं। जब मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, इवनिंग में स्पेशल मैथ्स का बैच चलता है मेरा 4 बजे से 5 बजे तक, ठीक है, मैथ्स फाउंडेशन बैच, जो कि व्यापम फोकस्ड होता है, व्यापम पे जनरली फोकस्ड होता है। तो मैं वहां जब प्रश्न हल करता हूं या क्वेश्चंस, तो उसको प्रूव भी कर सकता हूं, सिद्ध भी कर सकता हूं। इसीलिए जो गणित है उसकी एक और विशेष प्रकृति मानी जाती है कि गणित क्या है, विश्वसनीय है। तो ये कुल 7 प्रकृति को आप अच्छी तरीके से अपने दिमाग में याद रखोगे। और मेरे को देखो, सबसे पहली चीज तो आज पहली क्लास है, पहली क्लास होने के बाद मैं आप लोगों को हमारा वर्क कल्चर बता दूं। यदि हम रेगुलर आते हैं, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, चाहे 50 आए, मैं जो यहाँ याद कराऊंगा वो तो बहुत जरूरी है आपको अपने दिमाग में रखने के लिए, साथ ही साथ रेगुलर भी दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। ये संभव नहीं है, गणित की प्रकृति 40 है तो 40 की 40 प्रकृति आपको क्लास में याद करा दूं। जो उनमें से प्रमुख होंगी वो मैं क्लास में याद करा दूंगा, बाकी का नोट्स मिल जाएगा आप लोगों को। और इस चीज की सच्चाई को मानो कि मार्केट में जितने भी नोट्स अवेलेबल हैं, जितने भी अलग अलग प्रकाशन से, आप ये सोचोगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं इस वास्तविकता को जानता हूं, सब में कुछ ना कुछ प्रमुख बातें होती हैं, तो वो सबको कंसाइज करके, सबका अध्ययन करके वो नोट्स बनेगा और आपको मिलेगा। इसीलिए हमेशा बिलीव करता हूं प्रिंटेड नोट्स पे, ठीक, तो वो भी मिलेगा आप लोगों को। तो ये 7 प्रकृति याद हो गई, पूछ लूं किसी से भी, क्या नाम है आपका, आकिब। आकिब 7 प्रकृति बताया अभी मैथ्स की, सातों प्रकृति रिपीट कीजिए। रिलायबल है, क्रिएटिव है, डिपेंडेबल है, ठीक है, लॉजिकल है, सबसे पहली चीज तो तार्किक है, दूसरी चीज अमूर्त है। देखो एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि गणित की मुख्य अवधारणा क्या है, तो जो ये गणित की प्रकृति है ना कि ये अमूर्त है, इसी को गणित की मुख्य अवधारणा भी माना गया है। मैं सारी चीजें, सारी शब्दावलियों को का यूज करके आप लोगों को चीजें सिखाऊंगा, चिंता मत करो। शिक्षा शास्त्र जो पढ़ रहे हैं अपन गणित का, ये याद हो जाएगा ऑन द स्पॉट क्लास में। आपका क्या नाम है, आयुष, याद है सातों आयुष आपको, बोलो फिर भी सातों ट्राई करो। हाँ हाँ, चलो अच्छी बात है, आपको याद हो गया पूरा सातों, फिर भी रिपीट करो जो जो याद हो गया। तार्किक, यूनिवर्सल, आपको याद हुआ, कुछ कुछ याद है, जितना याद है बोलिए। हाँ 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 हाँ, देखो एक प्रकृति मैंने आप लोगों को बताई कि संख्या बोले तो नंबर, स्थान बोले तो स्पेस, और थर्ड नापतोल, मेजरमेंट का ज्ञान कराती है। गणित हमको संख्याओं का ज्ञान कराती है, गणित हमको संख्याओं का ज्ञान कराती है, स्थानों का ज्ञान कराती है, मेजरमेंट्स का ज्ञान कराती है, ठीक है। तो 7 प्रकृति जो हम लोगों ने गणित की आज देखी है, निश्चित तौर पे आपके दिमाग में होनी चाहिए सातों की सातों, ठीक। यदि मैं एक वैज्ञानिक की बात करूं, रोजन बेकन, रोज बेक, ये वैज्ञानिक का नाम है, रोज बेक, बस ना लगा देना, रोजन बेकन।
बहुत सारे वैज्ञानिकों का नाम आपको आपके दिमाग में रखना पड़ेगा यदि वर्ग 2 की शिक्षक भर्ती परीक्षा को आप क्लियर करना चाहते हो, क्योंकि किसी भी वैज्ञानिक के द्वारा कहा गया कथन पूछ सकता है कि यह कथन किसने कहा था। तो मैं मुख्य मुख्य 8-10 वैज्ञानिकों के नाम बताऊंगा जिन्होंने गणित के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उसी में से एक नाम आज मैं आपके सामने लेके आया हुआ है, उसका नाम है रोजन बेकन। इनका कथन है गणित गणित विज्ञान गणित विज्ञान का द्वार और कुंजी है। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबल है कि आपसे पूछे कि गणित को विज्ञान का द्वार और कुंजी किसने कहा है, तो उत्तर होगा रोजबेक। देखो, रोजन बेकन नाम याद रखना टफ काम है, लेकिन आप रोज बेक के नाम से इसको अच्छी तरीके से याद रख सकते हो। तो इसी शब्दावली में का यूज करके आप याद रखना कि रोजन बेकन का कथन क्या है, गणित विज्ञान का द्वार और कुंजी है। गणित विज्ञान का द्वार और कुंजी है, ठीक है, गणित विज्ञान का द्वार और कुंजी है। अगला नाम है श्री महावीराचार्य। श्री महावीराचार्य का कथन था कि जो भी व्यापार है, ठीक है, जो भी व्यापार है उन सब में गणित है। इतना ही याद, मैं लीगल वर्ड्स उठा के ला रहा हूं ना, कथन तो बहुत लंबे लंबे हैं, मैं उस कथन में से ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों को निकाल के लेके आया हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सीधी बात। तो श्री महावीराचार्य का कथन है कि व्यापार, कोई भी व्यापार, ठीक है, सैद्धांतिक व्यापार, व्यवहारिक व्यापार, वैदिक व्यापार, लौकिक व्यापार, ऐसा बोला हुआ है उन्होंने। तो मैं इसको इजी कैसे बना रहा हूं आपके लिए, व्यापार, जो भी व्यापार हैं सब में गणित है। तो शुरू वीक में हम रोज 2-2 व्यक्तियों का नाम याद करेंगे और उनके द्वारा कहा गया कथन याद करेंगे, याद हो जाएगा। अगली बात, अब जब हम लोग गणित का शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं, गणित के लिए शिक्षा शास्त्र की बात कर रहे हैं, तो आज मैंने आप लोगों को पहला शब्द बताया संख्या, बताया। देखो, ये सिलेबस वर्ग 2 में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, वर्ग 3 में ही उतना इंपॉर्टेंट है, और आपको बेस्ट टीचर बनाने के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। यदि मैं संख्या की बात करूं तो मैं आपको आज की क्लास में संख्या के बारे में संपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, जो कि आपको पता होना चाहिए, एकदम डिटेल्ड जानकारी। ये न्यूमेरिक सेगमेंट भी कवर करेगा आपका, और यहां से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं, ठीक है। तो संख्याओं को जब बांटने की बात आई तो इनको दो भागों में बांटा गया। एक को कहा गया वास्तविक संख्या, क्या कहा गया, वास्तविक संख्या, और दूसरे को कहा गया काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, रियल नंबर, और ये इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जिन संख्याओं की कल्पना की जाती है काल्पनिक संख्या कहा गया, और जो रियल वास्तविक तौर पे हैं, जो नंबर लाइन पे डिनोट किए जा सकते हैं, ठीक है, लाइन पे डिनोट किए जा सकते हैं, उनको क्या कहा जाएगा, वास्तविक संख्या। यदि मैं बात करूं वास्तविक संख्याओं की, तो ये माइनस अनंत से शुरू होते हैं और प्लस अनंत तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक। माइनस इनफाइनाइट से शुरू होंगे, प्लस इनफाइनाइट तक जाएंगे।
और जितनी भी संख्याओं के बारे में हम जानते हैं सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। मैं इनका विभाजन इतनी अच्छी तरीके से अभी करने वाला हूं, यदि इन चीजों को सीख गए, अभी जान गए, तो आने वाले समय में जब आप बच्चों को कभी ऐसा मौका मिले कि बच्चों को मैथ्स पढ़ाना पड़े, तो आप रियलिस्टिक होकर उनको पढ़ा सको। रियलिस्टिक होने का मतलब है कि यदि मैं सैद्धांतिक तौर पे किसी से टच कर पा रहा हूं तो वो एक अलग मैटर होता है, और मैं किसी विषय की संपूर्ण जानकारी किसी को दे रहा हूं तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो व्यवहारिक तौर पे सीखो आज, शायद ये चीजें जानते भी होगे, लेकिन मैं इसके अंदर जब घुसूंगा तो डिटेल्ड में आपको सारी संख्याओं के बारे में पता चलेगा। तो जितनी भी संख्याएं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जो होती हैं, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, सभी संख्याएं। 1 भी वास्तविक संख्या है, 1.1 भी वास्तविक संख्या है, 2/3 भी वास्तविक संख्या है, 4/5 भी वास्तविक संख्या है, पाई भी वास्तविक संख्या है, 22/7 भी वास्तविक संख्या है। तो जितनी भी संख्याएं ज्ञात हैं सारी किसके अंतर्गत आएंगी? वास्तविक संख्या या रियल नंबर के अंतर्गत। रियल नंबर बहुत बड़ा सेगमेंट है, उससे सबसे छोटा सेगमेंट है काल्पनिक संख्या। इस काल्पनिक संख्या को अपन यही समझ के खत्म कर देते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका अस्तित्व नहीं, सिर्फ कल्पना है, जैसे हमारी कल्पना है ना, एलियंस हैं, कल्पना ही तो है, अभी तक वास्तविकता प्रूव नहीं हुई। तो ऐसे ही मैथ्स में भी कुछ संख्याओं की कल्पना की जाती है, उनको काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर कहा गया है। यदि मैं उदाहरण लूं तो इसका पहला उदाहरण होगा √-1। यदि मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, वर्गमूल के अंतर्गत आने वाली सभी नेगेटिव संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर नंबर को छोड़कर, अगर समझ गए होगे तो यही परिभाषा बनेगी। काल्पनिक संख्या क्या है? तो वे सभी संख्याएं जो वर्गमूल के अंदर आती हैं, वे सभी संख्याएं जो, इसका परफेक्ट एग्जांपल नहीं बोल सकते, वे सभी संख्याएं जो वर्गमूल के अंदर आती हैं और ऋणात्मक हो, वे सभी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी। एकदम सिंपल सा डायग्राम, सभी कहलाएंगी। √-1, √-2, √-3, √-4, ये सभी क्या है? काल्पनिक संख्याएं। √-1.1 ये भी काल्पनिक संख्या है, √-1.4 ये भी काल्पनिक संख्या है, √-3/4 ये भी काल्पनिक संख्या। क्या है? वर्गमूल के अंदर नेगेटिव सभी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, कोई इसमें परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वर्गमूल के अंतर्गत जितनी भी माइनस वाली संख्याएं आती हैं सबको काल्पनिक संख्या कहा गया। और काल्पनिक संख्या के लिए या इमेजिनरी नंबर्स के लिए एक सिंबल का यूज किया गया जिसको आयोटा कहते हैं। उसको डिनोट कैसे किया जाता है? आई से। और आई का मतलब होता है √-1, √-1। तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि √-1 को ही आयोटा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, √-1 को आयोटा से डिनोट किया जाता है। यदि मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं तो I² का मान कितना हो जाएगा? -1। और यदि फिर से वर्ग कर दूं दोनों पक्षों का, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? I के पावर में 4 = 1। तो इस तरीके से मैथ्स में काल्पनिक संख्या को भी स्थान दिया गया है और आयोटा के पावर में 4 = वैल्यू ली जाती है हमेशा 1। यदि मैं आपको सिंप्लीफाई करने के लिए एक प्रश्न दूं और बोलूं कि √-4 को सिंप्लीफाई करके लिखिए, √-4 को, तो मैं इसको लिख सकता हूं √-1 × 4 लिख सकता हूं कि नहीं? 4 को वर्गमूल से अंडर से बाहर निकालूंगा तो कितना मान आ जाएगा? 2। और यहां क्या बचेगा? √-1। और इसको लिख सकता हूं 2i, लिख सकता हूं कि नहीं?
तो यदि किसी भी वर्गमूल वाली संख्या या किसी भी काल्पनिक संख्या को यदि सरलीकरण करने के लिए बोले, सिंप्लीफाई करने के लिए बोले, तो हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए ये तीनों हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है। एग्जाम्स में यदि प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम काल्पनिक संख्या को छोड़ दें। काल्पनिक संख्या क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत काल्पनिक संख्या में? याद रखना, काल्पनिक संख्या के सॉल्यूशन के लिए या मैथ्स में इसको जगह देने के लिए एक नियम बनाया गया, एक सिद्धांत बनाया गया कि हमेशा अंडर रूट -1 को आयोटा से डिनोट किया जाएगा और आयोटा के लिए एक अल्फाबेटिक शब्द आई का यूज किया जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है रियल नंबर या वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को दो भाग में बांट के देखा जा सकता है। वास्तविक संख्या को हम दो भाग में बांट के देखेंगे, और जब वास्तविक संख्या को दो भाग में बांटेंगे तो दो संख्या मिलेगी हमको। एक मिलेगी अपरिमेय संख्या और दूसरी मिलेगी परिमेय संख्या। रैशनल नंबर और इररैशनल नंबर। ठीक है, अब रैशनल नंबर क्या होता है? क्या होता है रैशनल नंबर? पढ़े होगे भाई, बिल्कुल जानते होगे, इतना तो बताएगा कोई? रैशनल नंबर क्या होता है? परिमेय संख्या क्या है? जो भी आता है बोलो, बोलो आयुष। जो किसी से भी भाग हो सकता है वो परिमेय संख्या है। आप बताओ। P/Q के फॉर्म में जिसको लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर। तो पाई, क्या पाई रैशनल नंबर है? नहीं है। 1.4 रैशनल नंबर है? हाँ, 1.3 का बार रैशनल नंबर है? नहीं है। देखो, परिभाषा किसी भी तो परिमेय संख्या की परिभाषा मिलेगी आपको। ये सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है वे परिमेय संख्याएं हैं, जहां Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। उन सभी को क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं। अब वास्तविकता में इसकी सच्चाई को समझने के लिए आपको अपरिमेय संख्याओं को समझना पड़ेगा। अपरिमेय संख्या की परिभाषा होती है जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय है। यही पढ़े होगे हमेशा से। अभी जो मैं बता रहा हूं इसके बाद आप सारी संख्याओं को डिवाइड कर सकते हो कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं। तो याद रखना, ऐसी सभी संख्याएं जो पॉइंट के बाद 0.123 478 238 अंत ना हो, अनंत तक जाए, ऐसी सभी संख्याएं जो पॉइंट के बाद अनंत तक जा रही हो बिना रिपीटेशन, बिना रिपीट हुए। मैं फिर से आपके दिमाग में अच्छे से डालना चाहूंगा कि अपरिमेय संख्या क्या है। तो वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं जो पॉइंट्स के बाद अनंत तक जाएं बिना रिपीट हुए, बिना रिपीट हुए। ऐसी सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अपरिमेय। इसीलिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है पाई। सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है पाई, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, पाई का मान गूगल करके देखना, गूगल करके। तो पाई का मान आपको मिलेगा 3.1478216,332 पॉइंट इनफाइनाइट, यही मान मिलेगा गूगल में।
भाई मैं याद करके नहीं आया हूं, इधर अपने मन से लिखा हूं, गूगल करके देख लेना। मतलब अलग अलग संख्याएं होंगी, अनरिपीटेड होंगी और अनंत तक जाती होंगी, यही पाई का वास्तविक मान है। हम पाई का मान देखते हैं जनरली मैथ्स में, पाई के मान को हम पढ़ते आए हैं 22/7 या 3.14, ये होता है। तो पाई अपरिमेय के अंतर्गत क्यों आता है? क्योंकि मैंने अपरिमेय की परिभाषा बताई आपको। वे सभी संख्याएं जो पॉइंट्स के बाद अनंत तक जा रही हो बिना रिपीटेशन के, बिना रिपीटेशन के, वे सभी संख्याएं अपरिमेय है। बस यही परिभाषा है इसकी। इसका सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है पाई। पाई का मान ये होता है, इसीलिए ये क्या है? अपरिमेय। 22/7 और 3/4 परिमेय संख्याएं नहीं है, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं नहीं है। ये किस में आएंगी? ये आएंगी इसमें। 22/7 एक परिमेय संख्या है, 3.14 एक परिमेय संख्या है। तो इसका पहला इंपॉर्टेंट उदाहरण हो गया पाई, जो कि अपरिमेय है पाई। दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है √2, √3। क्यों है ये अपरिमेय क्यों है? एकदम सिंपल सा कारण है कि जब √2 को सॉल्व करोगे तो 1.414386, ये भी कहां तक जाएगा? अनंत तक। तो हम इस सच्चाई को नहीं जानते हैं। हम बुक में पढ़ लिए P/Q के Q है तो वो परिमेय संख्या है। हम आने वाले समय में बच्चों को भी यही बताएंगे, P/Q के फॉर्म में जिसे लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या है। सच्चाई ये है कि परिमेय संख्या को समझने के लिए ये जानना पड़ेगा कि दशमलव के बाद जब संख्याएं अनंत तक जाती हैं बिना रिपीट हुए, वे सभी संख्याएं क्या है? अपरिमेय या इर्रेशनल। बाकी बची सभी संख्याएं परिमेय हैं। बाकी बची सभी संख्याएं क्या है? परिमेय। 1, 1.1, 22/7, 1.3 का बार, अनंत तक जा रहा है ये भी। 1 का मतलब क्या होगा? 1.3333 कहां तक? अनंत तक। लेकिन जब बार लग गया मतलब रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है तो परिमेय हो जाएगा। परिमेय संख्या को और डिफाइन करूं तो यदि मैं लिखूं 1.234 और ये अनंत तक जा रहा है तो मैं बोलूंगा ये भी परिमेय है। क्यों परिमेय है? इसको लिख सकते हैं 1.234 और 234 के ऊपर बार लगा देंगे, बन गया परिमेय। तो ये दोनों संख्याओं के बारे में जो आज से पहले भ्रम रखे होगे उस भ्रम को दूर करो। परिमेय संख्या की परिभाषा ठीक है, आपको लिखित ज्ञान होने के लिए या कभी किसी का आंसर राइट करना है तो आप लिख सकते हो कि वे सभी संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में दर्शाई जा सकती हैं जहां 0 के बराबर नहीं, परिमेय संख्या कहलाता है। लिख सकते हो जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय है। ये बुक ज्ञान। रियल ज्ञान क्या है कि आपको अपरिमेय को जानना पड़ेगा कि वे सभी संख्याएं जो पॉइंट्स के बाद अनंत तक लिखी जाएं और जो रिपीट ना हो वो अपरिमेय है। बाकी सब क्या है? परिमेय। क्लियर हुआ? ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही करेंगे। अभी CDP की क्लास लगेगी। मैं मैथ्स को अच्छे खासे स्पीड में लेके जाऊंगा और ट्राई करूंगा कि मैं आप लोगों को ऐसी समझ दूं मैथ्स की कि आने वाले समय में जब आप अपने अध्यापन कार्य पे जाओ तो बच्चों के साथ बहुत अच्छा करो इस फील्ड में या इस सब्जेक्ट में, इस विषय में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। स्टॉप कर।